हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगिन चैनल पर इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था बेरोज़गारी और गरीबी, ये टॉपिक रह गया था क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा था। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग देख लेते हैं मार्केट, बाज़ार, वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय। बाज़ार कौन सा स्थान होता है? बाज़ार वह स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का हम लोग क्रय विक्रय कहते हैं। तो जो बाज़ार, आप एक तो वो होता है जहाँ आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, मॉल होते हैं, वो भी बाज़ार हैं, है ना। एक सेवाओं का क्रय विक्रय कहाँ पर होता है? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में बाज़ार वहाँ भी है जहाँ सेवाएं वितरित हो रही हैं। मान लीजिए आप गए और आपने कोई ऐसा कार्य कराया, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग करते हैं और आप पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट आकर फीस दे के आपसे पढ़ रहा है, तो आप उसको कोई सामान तो दे नहीं रहे, आप उसको सेवा दे रहे हैं जो टीचिंग है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में वो भी एक बाजार हो गया। ठीक है, तो बाजार के कौन कौन से तत्व होते हैं? एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार के तत्व क्या? बाजार के ये प्रकार हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ वह मांग व पूर्ति द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। जैसी जैसी डिमांड होगी वैसी वैसी सप्लाई होगी, और डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिपेंड करेगा कि रेट क्या है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो होता है फलों का मार्केट या सब्जियों का मार्केट। देखिए, आम जब मार्केट में आना शुरू करता है तो क्या होता है? तब आम होता है 100 रुपये किलो, क्योंकि मार्केट में तुरंत तुरंत आया है और डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। जैसे जैसे आम का सीज़न पकता है, आम का फल पकता रहता है, सीज़न बढ़ता है और आते आते वो 30 और 40 रुपये किलो पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब भी डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई बढ़ गई है। तो ये पूरा जो मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन इसलिए है कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड कर रहा है, कोई दूसरा तत्व इसमें बीच में नहीं आ रहा है। दूसरा होता है एकाधिकार, इसको कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मोनोपोली में जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो वही कंपनी सब कुछ बेचती है ना। वो चीज़ वही कंपनी बेच सकती है, कोई दूसरा नहीं बेच सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मेडिकल फील्ड में मिल जाएगा। जैसे किसी कंपनी ने किसी बीमारी की दवा पेटेंट कराई, ठीक है, तो अब वो दवा उस कंपनी ने पेटेंट कराई है तो उसके अलावा उस दवा को कोई नहीं बेच सकता। तो उस पेटेंट दवा का जो रेट होगा वो कंपनी निर्धारित करेगी, क्योंकि उसके अलावा पेटेंट पर है, कोई और बेच नहीं सकता। तो वो जो रेट होगा कौन निर्धारित करेगी? वो कंपनी ही निर्धारित कर सकती है, कोई और निर्धारित नहीं कर सकता। तो एक तरीके से एक समय के लिए उस दवा के लिए उस कंपनी की मोनोपोली स्थापित हो गई है। ठीक है। द्वयाधिकार, डुओपोली। डुओपोली कैसे होते हैं? डुओपोली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस समय नेटवर्क क्षेत्र में। हालांकि द्वयाधिकार जो है, डुओपोली है, इससे अच्छा ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। लेकिन डुओपोली आप देख सकते हैं कि जैसे अब इस समय जो मेन रूप से दो कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में बची हैं, सरकारी सेक्टर की अगर बीएसएनएल छोड़ दी जाए तो प्राइवेट सेक्टर में केवल दो ही कंपनी बची, एक जियो और एक एयरटेल। और दोनों अपने रेट लगातार बढ़ा रही हैं, टैरिफ का रेट। आप मोबाइल यूज करते हैं, आप नेट यूज करते हैं, आपको पता है कि टैरिफ का रेट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये द्वया अधिकार जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दो कंपनियां बची हैं, बाकी सब तो उन्होंने ख़त्म कर दी ना। आइडिया थी, आइडिया बिल्कुल मरने की कगार पे है वोडाफोन से मिलने के बावजूद भी, है ना। तो वोडाफोन आइडिया एक हो गई है लेकिन वो मरने की कगार पे है। यूनिनॉर बंद हो गई, तमाम कंपनियां बंद हो गई जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी। अब दो कंपनियां बची हैं मेन रूप से प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। हालांकि अगर लीगली रूप से देखा जाए तो ये कुछ लोगों के अधिकार वाले क्षेत्र में आएगा, लेकिन अभी कंपटीशन के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये डुओपोली के क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया द्वया अधिकार। तो ये बाजार के प्रकार हैं, ये बाजार के तत्व नहीं है, टाइप्स ऑफ मार्केट है। कहाँ पूर्ण प्रतियोगिता है, कहाँ एकाधिकार है, कहाँ द्वया अधिकार है, या कुछ लोगों का अधिकार है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसी स्थिति जिसमें दो कंपनी, केवल दो ही कंपनी है मार्केट में और वो कीमत का निर्धारण करती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा डुओपोली, है ना। या एक कंपनी है वह मनमाने पूर्ण रूप से मूल्य निर्धारित करती है क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई उस सामान को बेच नहीं सकता, तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा मोनोपोली। तो इस तरीके से बाजार के नियंत्रण शक्ति क्या है, बाजार की नियंत्रण शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं? आवश्यकता, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी। जैसे कि आवश्यकता, आप इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
अब सर्दियों के समय में आवश्यकता जो होती है कंबलों की कम हो जाती है, तो कंबलों की डिमांड कम हो जाएगी ना, तो बाज़ार में कंबलों का जो डिमांड कम हो जाएगी तो उनकी पूर्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है। इच्छा, अगर व्यक्ति की इच्छा है तो सामान खरीदेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं खरीदेगा। ये भी डिमांड को निर्धारित करती है। आय, लोगों की आय बहुत ज़्यादा डिमांड को इफ़ेक्टेड करती है। मान लीजिए एक ऐसा गांव जहां पर बहुत ज़्यादा आय नहीं है, मनरेगा के मजदूर रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम करने वाले दिन लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास पैसा है, और वहाँ जाके आप अपनी कार बेचने लगिए, कार का शोरूम खोल दीजिए उस गाँव में, है ना, तो क्या कार बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि लोगों के पास आय ही नहीं है। या लग्जरी सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा, लोगों के पास उसके लिए आय नहीं है। रेट, मूल्य, सॉरी प्राइस, प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है डिमांड को। मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, जो उसकी प्राइस होनी चाहिए उससे, है ना, तो उसका क्या होगा, जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। संबंधित वस्तुओं का मूल्य भी डिपेंड करता है। अगर चीनी का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग चाय पीना कम करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इस पर अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन चीनी का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग चाय पीना बंद कर दें, तो फिर चाय का मूल्य चाहे वही रहे लेकिन चाय की डिमांड कम हो जाएगी। कारण क्या है कि चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो अब चाय, चीनी आदमी ने कम खरीदी, चीनी कम खरीदी तो चाय भी कम खरीदेगा, तो चाय का मूल्य भी प्रभावित होगा, है ना। स्वाद और रुचि, स्वाद और रुचि भी मांग को प्रभावित करती है, और एडवर्टाइजमेंट भी मांग को प्रभावित करते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने का एकमात्र कारण क्या है? मांग है। जैसी मांग होगी उसी हिसाब से पूर्ति डिपेंड करेगी। ठीक है। मांग है, और एक और कारण होता है कच्चा माल। अगर कच्चा माल अवेलेबल नहीं है तो मांग चाहे कितनी भी हो पूर्ति नहीं होगी, है ना। जैसे लाइट के मामले में हो जाता है ना बीच बीच में कि लाइट ज़्यादा जाने लगती है, तो क्या है कि कोयला ही नहीं है, तो डिमांड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जब उनके पास कच्चा माल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाए। ठीक है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सामान्य वस्तुओं के लिए ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य बढ़ने से मांग कम हो, जबकि मूल्य कम होने से मांग बढ़े, तो फिर ऐसी वस्तुओं के लिए ये रेखा कार्य करती है। हालांकि ये सब चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी, पीसीएस में पूछी जाती है। मांग का नियम देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात उपभोक्ता की रुचि, आवश्यकता, आय आदि समान रहने की स्थिति में वस्तु की कीमत घटने या उसकी मांग बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है। जो वस्तुएं मांग के नियम का अनुसरण करते हैं उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। पढ़ लिया, लेकिन इसका आपको कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा। विलासितापूर्ण या प्रदर्शनकारी चीज़ें जिन्हें लग्जरी गुड्स कहते हैं, इनके मामले में क्या होता है, इनके मूल्य वृद्धि के साथ साथ इनकी मांग में वृद्धि हो जाती है, जबकि मूल्य में कमी होने के साथ साथ इनकी मांग कम हो जाती है। जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनके साथ क्या है, उनके साथ ऐसा है कि अगर मान लीजिए रेट बढ़ रहा है, स्टेटस के लिए अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है, तो जैसे जैसे उसका रेट बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग अपने स्टेटस को उसमें दिखाना चाहेंगे, और जैसे जैसे उसका रेट नीचे आएगा उसकी डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो स्टेटस का सिंबल नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर मांग और पूर्ति का जो नियम है वो उल्टा कार्य करता है। किन मामले में? लग्जरी गुड्स के मामले में, है ना। गिफिन गुड्स भी कहते हैं। गिफिन नामक व्यक्ति ने ये जो कॉन्सेप्ट था उसका कारण दिया था, और इसका मूल्य कम हो जाता है लेकिन इसकी मांग नहीं बढ़ती, है ना। गिफिन गुड्स में क्या है कि इनका मूल्य कम हो जाए, गिफिन गुड्स कौन सी गुड्स, इनका मूल्य कम हो जाएगा लेकिन इनकी मांग नहीं बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं? इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं आय बढ़ने के साथ साथ जिन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है, जैसे साइकिल, एग्जाम्पल है साइकिल। अगर आय बढ़ गई लोगों की तो साइकिल की मांग कम हो जाएगी, तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ने से वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है, वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, उनको कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। उनको क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स। ठीक है। और ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य कम हो जाता है लेकिन मांग नहीं बढ़ती, उनको कहते हैं गिफिन गुड्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य कम हो जाता है लेकिन मांग नहीं बढ़ती, निम्न में से कौन सी हैं? उसमें लिखा होगा इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स, लग्जरी गुड्स, तो आपको आंसर देना होगा गिफिन गुड्स, है ना। ऐसी वस्तुएं जो आय बढ़ने के साथ साथ जिन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है तो उनको कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है। इन्फीरियर गुड्स ये होती है, और गिफिन गुड्स कौन सी होती है? इन्फीरियर गुड्स में भी एक क्षेत्र है, ऐसी चीज़ें जिनके मांग से उनका कोई मूल्य कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उससे उसकी मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये गिफिन गुड्स हैं। ऐसी वस्तु जिन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अब मांग के प्रकार क्या है? मूल्य मांग, प्राइस डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड, और आड़ी या तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। उपभोक्ता की रुचि, आय
फैशन आदि समान रहने पर वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। मूल्य मांग वक्र की ढाल के अनुसार ऋणात्मक होती है। आय मांग कैसी? उपभोक्ता की रुचि, कीमत, फैशन आदि समान रहने पर वस्तु की मांग उस व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है ना। उत्कृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं कैसी होती हैं? ठीक है। आड़ी तिरछी मांग, ये सब हम दे देंगे, पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो आप एक बार देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। लोच पढ़ लीजिएगा, लोच से क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्यास्थता, मांग व पूर्ति के अनुपात को लोच या प्रत्यास्थता कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्यास्थता क्या है, तो मांग व पूर्ति के अनुपात को प्रत्यास्थता कहते हैं। पूर्णतः बेलोचपूर्ण मांग, ऐसी मांग जिसको कीमत से प्रभाव ही नहीं पड़ता, जैसे नमक है, जैसे दवा है। दवा कितनी भी महंगी हो जाए आदमी खरीदेगा, नमक कितना भी महंगा हो जाए आदमी खरीदेगा, क्योंकि नमक तो सब्जी में खाएगा ना। तो नमक और दवा है जिससे उसकी डिमांड से, उसके प्राइस से उसकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और इसको E=0 से प्रेजेंट करते हैं, इसको शून्य लोच कहते हैं। एलास्टिसिटी जो है, एलास्टिक, वो 0 है इसमें। ठीक है, इसमें कोई भी लोच नहीं है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी मांग जिससे कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसको प्रेजेंट करेंगे तो E=0 से। कम लोचपूर्ण मांग, ऐसी मांग जिससे कीमत में प्रभाव तो पड़ता है लेकिन कीमत से कम प्रभाव पड़ता है ना। जैसे चावल, दाल, सब्जी। देखो, चावल दाल के अगर रेट बढ़ जाएंगे तो आदमी खाएगा तो है ही, लेकिन कम खाएगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना उससे। तो उसको कहते हैं E<1, जहाँ पर प्रभाव पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। इकाई लोच मांग, कीमत में परिवर्तन के अनुसार समान परिवर्तन होगा। मतलब जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होगा वैसे वैसे मांग में परिवर्तन होगा। जैसे आरामदायक जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए सोफ़ा है, सोफ़ा का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सोफ़ा की जो डिमांड है कम हो जाएगी। या गाड़ी है, गाड़ी का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती है। तो इसलिए E=1, यहाँ पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर कम इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए E<1 था। यहाँ पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए E=0 था। ये मिलाने के लिए और दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। ऐसी वस्तुएं जिसमें मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से ज़्यादा है, मतलब मांग में परिवर्तन जो हो रहा है वो कीमत में परिवर्तन से ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर कीमत में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो डिमांड में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे सोना जैसी वस्तुएं हैं, सोना का रेट जैसे ही हाई होता है वैसे उसकी डिमांड एकदम नीचे आती है। उसका रीज़न है आदमी वेट करता है कि जब कम होगा तब खरीदेंगे, तो उससे E<1 हो जाता है। तो इसको देखिएगा, E<1। पूर्णतः लोचपूर्ण मांग कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख जाए, है ना। ऐसी वस्तुएं पूर्णतः लोचपूर्ण मांग वाली वस्तुएं कहलाती हैं। इसको E=अनडिफाइंड, है ना, इंडेफिनिट, इससे करते हैं प्रेजेंट। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती नहीं हैं। तो ये लोच वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना। ये मांग के प्रकार बीच में आप छोड़ सकते हैं, बाकी स्टार्टिंग मैंने आपको समझा दिया। तो ये था मार्केट, इसकी PDF आपको कल वाले जो PDF मिली थी उसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स की आपकी 2-3 क्लास और बची हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। कल लास्ट होगी या उसके बाद 1-2 लास्ट होंगी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज की PDF, आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां से मिल जाएगा। धन्यवाद।